नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ किया देश के नाम, नेताजी की भव्य प्रतिमा का किया अनावरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का किया शुभारंभ। 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना है इस अभियान का लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने पीएम श्री योजना की दी सौगात। योजना के तहत भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को आधुनिक तकनीकों से किया जाएगा सुसज्जित। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का हुआ निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने दी श्रद्धांजलि। किंग चार्ल्स III बने ब्रिटेन के नए राजा। ग्रेट ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत में एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक। जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने स्थापित किया नया कीर्तिमान। ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में पहला स्थान हासिल करने वाले बने पहले भारतीय। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ देश को सौंपा। नेताजी की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का इंडिया गेट पर किया अनावरण। केंद्र सरकार ने राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का भी इंडिया गेट के समीप अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ अब से इतिहास की बात हो गया है। अब कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। इंडिया गेट के समीप राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल मूर्ति का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे आधुनिक सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना बताया। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने जिस सड़क पर पीएम आवास स्थित है उसका नाम रेस कोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का 4 दिवसीय भारत दौरा हुआ संपन्न। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। 3 साल से भी कम समय में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दूसरी बार भारत की यात्रा की। आपसी संबंधों और सहयोग को एक नया आयाम देते हुए दोनों देशों के बीच रेलवे, जलमार्ग, ऊर्जा, कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी। दोनों देशों ने व्यापार अधिकारियों को जल्द ही व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बात शुरू करने की निर्देश दिए। भारत ने बांग्लादेश से जल्द ही मैत्री ब्रिज का संचालन करने का भी अनुरोध किया है। शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से किया संवाद। कहा, एक शिक्षक की भूमिका शिष्य को रोशनी दिखाने की होती है। टीचर सपने बोता है। 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया गया। यह दिन हमारे मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक को सम्मान देने के साथ ही हमारे जीवन में शिक्षकों के महत्व और उनकी दी हुई शिक्षा के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का अवसर भी प्रदान करता है। इस शिक्षक दिवस पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षकों से छात्रों में प्रश्न पूछे जाने की आदत को प्रोत्साहित किया। वहीं प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के अतुलनीय योगदान पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर एक टीचर को केवल शिक्षक या सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि समाज नियोजक बताया। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने दी पीएम श्री योजना की सौगात। योजना के तहत भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों में बनवाई जाएंगी स्मार्ट कक्षाएं। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पीएम श्री स्कूलों यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की स्थापना के लिए एक नई योजना
शुरू करने को मंजूरी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश के 14,597 केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों को मजबूत बनाने के लिए पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि पीएम श्री योजना के तहत 5 साल में 28,000 करोड़ की लागत से देश में यह मॉडल स्कूल विकसित किए जाएंगे। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा देने का तरीका आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र होगा, जिसमें खोज करने और सिखाकर पढ़ाने वाले तरीकों पर जोर दिया जाएगा। कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना है अनिवार्य। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर लगाया जाएगा जुर्माना। हाल ही में उद्योग जगत के जाने माने व्यक्ति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक भीषण सड़क दुर्घटना में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। दुर्घटना के कई कारणों में से एक पीछे की सीट पर सवार यात्रियों द्वारा कार में सीट बेल्ट न पहनना बताया जा रहा है। भारत में हर साल करीबन 1.5 लाख लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। ये आंकड़े हम सबको सचेत करते हैं कि हमें अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए उनको कार में आगे और पीछे की सीट पर सीट बेल्ट पहनने और 2 पहिया वाहन में हेलमेट लगाने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मंत्रालय उन लोगों पर जुर्माना लगाने की योजना बना रहा है जो लोग कार में बिना सीट बेल्ट लगाए सफर करते हैं, भले ही वह आगे या पीछे किसी भी सीट पर बैठे हों। और कार बनाते समय एयरबैग को अनिवार्य बनाने के प्रावधान के साथ नए नियम की कारों को तैयार किया जाएगा। भारत बायोटेक को इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन के लिए DCGI से मिली मंजूरी। भारत बायोटेक अब इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी है। कोरोना के लिए विश्व में नाक से लिया जाने वाला यह पहला टीका होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि नियामक ने 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिक टीकाकरण के लिए आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए इस टीके को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को इस वैक्सीन से बड़ा बूस्ट मिला है। नासा का मिशन मून आर्टेमिस 1 एक बार फिर रुक गया है। लिक्विड हाइड्रोजन लीक के बाद नासा को दूसरी बार अपना प्रयास टालना पड़ा। तो क्या है आर्टेमिस मिशन? आर्टेमिस नासा का नया चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम है, जिसमें चंद्रमा पर पहली बार महिला और अश्वेत रंग के पहले व्यक्ति को भेजना शामिल है। आर्टेमिस मिशन के माध्यम से नासा चंद्रमा का नए और बेहतर तरीकों से अध्ययन करने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग करेगा और मंगल पर मानव मिशन की तैयारी करेगा। इस मिशन के सफल होने पर नासा के अनुसार आर्टेमिस मिशन के अंतरिक्ष यात्री पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे। नासा के नए मून रॉकेट में 3 सितंबर को एक खतरनाक ईंधन रिसाव हुआ, जिससे प्रोजेक्शन कंट्रोलर्स को टेस्टिंग के लिए चंद्रमा की कक्षा में ओरियन स्पेस कैप्सूल को भेजने का अपना प्रयास दूसरी बार टालना पड़ा। दक्षिण कोरिया में शोधकर्ताओं ने सफलतापूर्वक ऐसी प्रणाली का प्रदर्शन किया है जो इंफ्रारेड लाइट का उपयोग करके वायरलेस तरीके से भेज सकती है बिजली। क्या आपको पता है कि इंफ्रारेड किरणें क्या होती हैं और इससे वैज्ञानिक बिजली को इंफ्रारेड के माध्यम से कैसे रेडिएट कर रहे हैं? इंफ्रारेड किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक प्रकार है जो वस्तुओं के गर्म होने पर उत्सर्जित होती हैं, लेकिन विजिबल लाइट को उत्सर्जित करने के लिए पर्याप्त गर्म नहीं होती हैं।
दक्षिण कोरिया के सेजोंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 30 मीटर की दूरी पर वायरलेस तरीके से यानी बिना तारों के बिजली संचारित करने के लिए इंफ्रारेड लाइट का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। वायरलेस लेजर चार्जिंग सिस्टम का परीक्षण करते समय शोधकर्ताओं ने 400 मेगावाट प्रकाश को सुरक्षित रूप से भेजा है। इसका उपयोग LED लाइट को बिजली देने के लिए किया जा रहा है। और अब बात खेल जगत की। भारत हुआ एशिया कप से बाहर। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच आज शाम होगा फाइनल मुकाबला। वहीं विराट कोहली ने एशिया कप के सुपर 4 मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ शतक जड़ा। यह उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का 71वां शतक है। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। उन्होंने ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में पहला स्थान हासिल किया है। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। विदेशी लीग में खेलते हुए दिख सकते हैं रैना। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है और अब वे IPL और घरेलू क्रिकेट खेलते हुए भी नहीं दिखेंगे। रैना ने 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। अब सुरेश रैना ने IPL और घरेलू क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे सबसे युवा कप्तान बने सुरेश रैना के नाम T20 में 6000 और 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने IPL में सबसे अधिक कैचेस लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। 1 से 30 सितंबर तक मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण माह। महिलाओं और बच्चों पर रहेगा खास ध्यान। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 5 साल से कम उम्र के 35.7% बच्चे कम वजन के हैं। वहीं 48.4% अविकसित हैं। वहीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की 52.2% गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पाई गई है। ऐसे में स्वस्थ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए यह अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। पोषण अभियान 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर महिलाओं की जांच कराई जा रही है और उन्हें पोषण युक्त आहार की टोकरियां भेंट स्वरूप भी दी जा रही हैं। और आइए अब आज़ादी के अमृतकाल में हम बात करते हैं अमर स्वतंत्रता सेनानी ऊदा देवी की। 1857 की लड़ाई में हमने झांसी की रानी के बारे में तो सुना ही होगा। उस दौरान अंग्रेजों के खिलाफ और कई ऐसी वीरांगनाएं थीं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। उन्हीं में से एक हैं ऊदा देवी। ऊदा देवी 1857 के भारतीय विद्रोह में एक योद्धा थीं, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वो अवध प्रांत में एक दलित समुदाय से थी जो 1857 के संघर्ष में एक मुख्य केंद्र था। उन्होंने बेगम हजरत महल की सेना में एक महिला बटालियन का गठन किया था, जिसमें मुख्य रूप से दलित महिलाएं थीं। इस बटालियन का नाम वीरांगना था। जब अंग्रेजों ने अवध पर हमला किया तो पति की वीरगति के बाद भी ऊदा देवी ने अपना अंतिम अभियान पूरी ताकत से शुरू किया। उन्होंने नवंबर 1857 में सिकंदर बाग की लड़ाई लड़ी और मातृभूमि की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गई। आज भी देश भर में विशेष रूप से पीलीभीत का पासी समाज ऊदा देवी की शहादत की वर्षगांठ हर साल 16 नवंबर को मनाता है। न्यूज़ फॉर चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की कुछ और खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।